Hello student, I am Dr. Vishnu Gral and I welcomes you in my online platform of engineering education. तो स्टूडेंट इससे पहले मैं 2 वीडियो मेरे चैनल पर डाल चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि मटेरियल में स्ट्रेस क्या होता है और मटेरियल में स्ट्रेन क्या होता है। अब हम आगे की बात करते हैं, हम बात करते हैं कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं और कितने टाइप के स्ट्रेन होते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये जो अब अपलोड होगा, ये जो वीडियो है करंटली ये आपको बताएगा कि कितने तरह के स्ट्रेस हो सकते हैं और कितने तरह के स्ट्रेन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है ये किसके वजह से डेवलप होते हैं? ये फोर्स के वजह से डेवलप होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो हम बात करते हैं आगे। देखिए कितने टाइप के स्ट्रेस और स्ट्रेन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो मैंने बताया कि फोर्स की वजह से ही स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होते हैं। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं और कितने तरह के स्ट्रेन होते हैं, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए कितने तरह के स्ट्रेस और स्ट्रेन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन। सबसे पहले आता है लीनियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। लीनियर हमने इसलिए बोला है क्योंकि हम जब किसी बॉडी पर इनलाइन फोर्स लगाते हैं, 2 लीनियर फोर्स लगाते हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे वो इस तरह का हो चाहे वो इस तरह का हो, लीनियर फोर्स, ये दोनों लीनियर फोर्स हैं इक्वल एंड अपोजिट, और चाहे वो इस तरह का हो। तो एक तो पुल फोर्स है और एक पुश फोर्स है। तो देखिए ये पुल फोर्स है, दोनों फोर्सेस की मैं अगर लाइन ऑफ एक्शन को जोड़ूं तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक ही लाइन में है, इसलिए हम इसको कहते हैं लीनियर फोर्स। इस तरह से इसकी बात करें हम, इन दोनों फोर्सेस की अगर लाइन ऑफ एक्शन को मैं जोड़ूं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में ही है। ठीक है, इसलिए हम इनको कहते हैं लीनियर फोर्स। ठीक है, तो लीनियर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं दैट इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब इसमें 2 तरह के आएंगे, पहला आता है टेंसाइल और दूसरा आता है कंप्रेसिव। स्ट्रेस की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा? अगर इक्वल एंड अपोजिट पुल फोर्स हमने लगा रखा है तो इसके कारण जो जनरेट होगा वो होगा टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, और जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो होगा टेंसाइल स्ट्रेन। इस तरह से इक्वल एंड अपोजिट पुश फोर्स अगर हम लगाएंगे, पुश फोर्स, तो उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, और उसके कारण जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हो गए लीनियर स्ट्रेस और स्ट्रेन क्योंकि लीनियर फोर्स के कारण आ रहे हैं। दूसरा आता है शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन जो आएगा वो पैरेलल फोर्स जो एक लाइन में नहीं है उनकी वजह से ये डेवलप होगा। पैरेलल फोर्स, ये पैरेलल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स है लेकिन एक लाइन में नहीं है, ये पैरेलल है इस तरह से। ठीक है, तो इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो होगा शेयर स्ट्रेस, और उसके कारण जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो होगा शेयर स्ट्रेन। डिटेल में हम देखेंगे एक एक करके इनको। तीसरा आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जब मल्टीपल फोर्सेस अगर एक ही बॉडी पर लग रहे हैं, मल्टीपल फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन से अगर फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, तो उस फोर्सेस के कारण जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्योंकि उसमें क्या होगा स्टूडेंट, जब मल्टीपल डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं तो बॉडी का वॉल्यूम चेंज होगा, तो वॉल्यूम चेंज होगा तो उसके कारण बॉडी में क्या डेवलप होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन। मैंने आपको पहले बताया भी है कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन एक तरह से, स्ट्रेन एक मैकेनिकल टर्म है जो कि रिप्रेजेंट करती है डिफॉर्मेशन को। तो ये तो हो गया टेंसाइल डिफॉर्मेशन, ये हो गया कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन, ये हो गया शेयर डिफॉर्मेशन, और ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, देखिए ये तरह तरह के टाइप ऑफ स्ट्रेसेस हैं। ये तो हो गया कंप्रेशन स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट पुश फोर्स है। ये हो जाएगा टेंसाइल फोर्स, इसके कारण जो जनरेट होंगे वो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट पुल फोर्स है। इधर आ जाइए शेयर फोर्स। शेयर फोर्स मैंने बताया है फोर्स पैरेलल होंगे लेकिन उनकी लाइन और एक ही लाइन में ना होंगे, ये दोनों पैरेलल है लेकिन एक ही लाइन में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये होंगे शेयर फोर्स। तो ये एक तरह से क्या है, टेंजेंशियल, एरिया के टेंजेंशियल लग रहा है।
ये फोर्स क्या लग रहा है, एरिया के टेंजेंशियल लग रहा है, जबकि ये फोर्स क्या है, ये एरिया के परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल फोर्स अगर लगते हैं, टेंजेंशियल फोर्स अगर लगते हैं, तो उसके कारण जो डेवलप होता है वो होता है शियर स्ट्रेस, और जो डिफॉर्मेशन आएगा इसमें वो होगा शियर डिफॉर्मेशन। इस तरह से हम टॉर्शन की बात करें, टॉर्शन में किस तरह से होगा, अगर हम इस तरह से दो इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन हम दें बॉडी को, या कपल जनरेट करें हम, है ना, तो ये मैंने क्या किया है, इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन दिया है। अगर मान लीजिए कि ये शाफ्ट है, इसमें इसको मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन दिया है और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, सेम टाइम में एक एंड पे मैंने क्लॉकवाइज लगाया है और एक एंड पे एंटी क्लॉकवाइज लगाया है। इसके कारण जो होगा वो होगा टॉर्शन। टॉर्शन के कारण स्टूडेंट, टॉर्शन के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो देखिए ये दोनों एक लाइन में नहीं है। ठीक है, एक लाइन में नहीं है, और ये क्या होगा, ये इस तरह का डिफॉर्मेशन जनरेट करेंगे। इस डिफॉर्मेशन के कारण इस बॉडी में शेयरिंग होगी, शेयरिंग मतलब कटिंग होगी। तो यहाँ पर अगर हम इस फोर्स को, इस कपल को हम इस तरह से बनाएं और इस कपल को इस तरह से बनाएं, तो अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह का टेंजेंशियल फोर्स है। ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स के कारण क्या होता है, शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है। तो टॉर्शन के कारण क्या होगा, टॉर्शन के कारण स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फोर्स अलग अलग लेयर पे टेंजेंशियली लग रहे हैं। इसी तरह से बेंडिंग की बात करें तो अगर बी इस तरह की बीम है और अगर हमने इस पर लोड लगाया है ये, ठीक है, तो बीम की नेचर क्या होगी, इस तरह से बैंड होने की होगी। तो यहाँ होंगे बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस किस नेचर के होते हैं, अगर आप इस बीम को ऑब्जर्व करें, इस तरह से इस बीम को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए इस बीम में किस तरह का चेंजेस आएगा। इसके जो ऊपर वाला जो ये सेक्शन है, ऊपर वाली जो लेयर्स हैं, इनकी जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अगर लेंथ रिड्यूस होती है तो ये कंप्रेशन टाइप का स्ट्रेस जनरेट होगा इसमें। ठीक है, अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो उसमें टेंसाइल टाइप का स्ट्रेस जनरेट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाले सेक्शन में, ऊपर वाली लेयर्स में तो लेंथ रिड्यूस हो जाएगी और नीचे वाली लेयर में लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ तो हो गया कंप्रेशन स्ट्रेस और यहाँ हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेंडिंग स्ट्रेस होते हैं वो कंप्रेसिव टेंसाइल टाइप के होते हैं, यानी लीनियर टाइप के होते हैं। टॉर्शन में जो स्ट्रेस होते हैं वो शेयरिंग टाइप के होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले लेते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेस। तो मैंने आपसे बात करी है कि दो लीनियर फोर्स, ये देखिए दो लीनियर फोर्स लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, ये एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है। अगर हम इनको जोड़ें, इनकी लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम मिलाएं तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक ही लाइन में है, इसलिए हम कहेंगे इसको लीनियर फोर्स। तो लीनियर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होंगे वो होंगे लीनियर स्ट्रेस। लीनियर स्ट्रेस में पहला है टेंसाइल स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस किस तरह का होगा, देखिए व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पुल फोर्स, जब दो इक्वल और अपोजिट पुल फोर्स किसी बॉडी पर हम अप्लाई करते हैं तो बॉडी की नेचर होती है अपनी लेंथ को इंक्रीज करना, क्योंकि आपने इंटरमोलिकुलर फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगाए हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स तो इसको क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बांधे हुए हैं मॉलिक्यूल्स को, लेकिन आप इनको खींच रहे हैं इस तरह से। अगर आप खींच रहे हैं तो क्या होगा, इस बॉडी की लेंथ इंक्रीज होने की कोशिश करेगी, तो ये बॉडी अपनी लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसके कारण, इसकी वजह से इस तरह के जो फोर्सेस हैं जिनके कारण बॉडी अपनी लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, इस तरह की बॉडी में कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, इस तरह की बॉडी में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। किस तरह से होगा, देखिए अगर मैं किसी क्रॉस सेक्शन को अगर हम देखें, इस क्रॉस सेक्शन को मैं देख रहा हूँ, तो जब मैंने फोर्स इस तरह से लगाया है तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में क्या अट्रैक्शन फोर्स है। तो जब आप इसको इधर खींचोगे, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में ये जो मॉलिक्यूल है ये इधर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से अगर आप इस वाले सेक्शन को आप इधर खींच रहे हो तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इसको अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये कौन सा फोर्स है,
ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स जो क्या, ये अट्रैक्शन फोर्स क्या है, एक तरह से रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। और एक किस तरह का स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस है। तो ये जो फोर्स है ये तो बॉडी को खींचने की कोशिश कर रहा है, इसकी लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या कर रहे हैं, इसको वापस अपनी लेंथ, अपनी जो कांस्टेंट लेंथ, उसकी जो लेंथ है उसको कांस्टेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा ये स्ट्रेस होगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये जो लोड है ये तो होगा टेंसाइल लोड, इसको हम कहेंगे टेंसाइल लोड, जिसके कारण टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ठीक है, और जो स्ट्रेस इसमें डेवलप हो रहा है ये हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस को हम पॉजिटिव लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव, क्योंकि दो तरह के स्ट्रेस हैं, एक तो कंप्रेसिव स्ट्रेस है और एक टेंसाइल स्ट्रेस है। तो टेंसाइल स्ट्रेस को हम पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम नेगेटिव लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस के कारण लेंथ इंक्रीज हो रही है और कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण लेंथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लोड को हम, टेंसाइल लोड को हमेशा हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिग्मा टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्ट्रेस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि लोड पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पर आ जाएगा टेंसाइल लोड और पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये तो हो गया देखिए टेंसाइल लोड और ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमारे पास आ गया सिग्मा टी इज इक्वल टू लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये स्ट्रेस की डेफिनेशन है हमारे पास। स्ट्रेस हमारे पास है लोड अपॉन एरिया, और यहाँ पर लोड किस टाइप का है, टेंसाइल टाइप का है, तो स्ट्रेस भी किस टाइप का हो जाएगा, टेंसाइल नेचर का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेन की। तो जैसे हमने लीनियर पुल फोर्स इस बॉडी पर अप्लाई किए हैं, मैंने कहा है कि ये बॉडी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी लेंथ को क्या करेगी, इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। और मान लीजिए इनकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि इन फोर्सेस के कारण, इन इक्वल एंड अपोजिट पुल फोर्स के कारण इस बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो ये बॉडी क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई। तो ये जो डिफॉर्मेशन है, इस तरह का जो डिफॉर्मेशन है जिसमें बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, बॉडी की जो साइज है, उसकी डायमेंशन है वो इंक्रीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। तो व्हेन एवर पुल टाइप लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी, तो ये दोनों पुल टाइप लोड है, ये जो पुल टाइप लोड है ये वाला, इक्वल एंड अपोजिट लोड लगाया हमने। ठीक है, वही लीनियर लोड है, इसलिए ये लीनियर स्ट्रेन होंगे। तो लीनियर स्ट्रेन भी दो तरह के होंगे, एक तो टेंसाइल स्ट्रेन और एक कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, तो व्हेन एवर पुल टाइप लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड इफ द बॉडी गेट डिफॉर्म्ड, अगर बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, देन द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द डायमेंशन, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द डायमेंशन अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, इस फोर्स की डायरेक्शन में जितनी लेंथ इंक्रीज हुई है, ठीक है, उसका और ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो है, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम कहेंगे टेंसाइल डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया हमारे पास, अगर मैं स्ट्रेन की डेफिनेशन लिखूं तो स्ट्रेन की डेफिनेशन हो जाएगी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो कितनी लेंथ चेंज हुई है स्टूडेंट, देखिए कितनी लेंथ चेंज हुई है। यहाँ देखिए, यहाँ इनिशियल लेंथ इसकी कितनी थी, इनिशियल लेंथ हमने मान ली L1। ठीक है, फाइनल लेंथ जो है इंक्रीज होने के बाद ये कितनी हो गई, L2। ये जो लेंथ आई है ये आफ्टर डिफॉर्मेशन है। ठीक है, और ये लेंथ जो है ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, L2 माइनस L1, L2 माइनस L1, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है, L1। तो ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये हो जाएगा L2 माइनस L1 अपॉन L1। अब L2 माइनस L1 जो है वो हम ले लेते हैं डेल L, ये डेल L ले लिया हमने। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसकी ओरिजिनल लेंथ को L मान लूँ,
और मान लीजिए कि डेल एल इंक्रीज हुई है तो L2 कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा L प्लस डेल एल। ठीक है, तो L1 तो हो गया L के बराबर और L2 हो गया L प्लस डेल एल के बराबर। डेल एल क्या है, डेल एल है इंक्रीज इन लेंथ, जितनी लेंथ इंक्रीज हुई है वो डेल एल हो गई। ठीक है, तो देखिए L1 हो गया, L2 हो गया L प्लस डेल एल और L1 हो गया स्मॉल l। तो इसको चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, डेल एल अपॉन एल। ठीक है, तो ये तो हो गया चेंज इन लेंथ और ये हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ। तो जिस तरह से हम टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव लेते हैं उसी तरह से टेंसाइल स्ट्रेन को भी हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेन को पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव के साइन आपके जब काम आएंगे जब आपको टोटल स्ट्रेन निकालना है। तो अगर एक स्ट्रेन पॉजिटिव है, एक कंप्रेसिव है, एक टेंसाइल है, तो उसको हम किस तरह से ऐड करेंगे, टेंसाइल को हम पॉजिटिव लेंगे, कंप्रेसिव को हम नेगेटिव लेंगे। इस तरह से उनका हम एडिशन करेंगे टोटल स्ट्रेन निकालने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट तो ये हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन टी से लिखते हैं, एप्सिलॉन टी से लिखेंगे इसको। नेक्स्ट अब आ जाती है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो मैंने आपको बताया है ये भी एक तरह से लीनियर स्ट्रेस है क्योंकि ये भी लीनियर फोर्स के कारण आ रहा है। अब लीनियर फोर्स किस तरह का, इक्वल एंड अपोजिट बट पुश फोर्स। ठीक है, तो ये बॉडी की तरफ है, ये पुश फोर्स है, ये हो गया पुश फोर्स। तो अब इस पुश फोर्स की नेचर क्या होगी, इस पुश फोर्स की नेचर होगी बॉडी को कंप्रेस करना, यानी बॉडी की लेंथ को, डायमेंशन को कम करना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पुश फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इफ बॉडी टेंड टू डिक्रीज इट्स लेंथ, और अगर बॉडी अपनी लेंथ को डिक्रीज करती है, डिक्रीज करने की कोशिश करती है, ठीक है, देन द लाइन ऑफ फोर्स along the line of force, अगर बॉडी अपनी लेंथ को डिक्रीज होने की कोशिश करती है, डिक्रीज करने की कोशिश करती है along the line of force, फोर्स की डायरेक्शन में कम करने की कोशिश करती है। मान लीजिए कि ये कम कर दिया इसने, इस तरह से हो गई है। ठीक है, तो ये जो लोड लग रहा है इसको तो हम कहेंगे कंप्रेसिव लोड, और इसके कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा मटेरियल में दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो मटेरियल में क्या होगा, मटेरियल में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इसके अगेंस्ट में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इसके अगेंस्ट में फोर्स लगाएंगे जो कि होगा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया क्या होगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया होगा स्ट्रेस। तो किस तरह का स्ट्रेस डेवलप होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये तो हो गया कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड, और ये हो गया हमारे पास एरिया। कौन सा एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लेते हैं स्टूडेंट नेगेटिव, जिस तरह से हम टेंसाइल को पॉजिटिव लेते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टू इक्वल एंड अपोजिट पुश फोर्स के कारण, टू इक्वल एंड अपोजिट पुश फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन की। तो जैसे हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस पढ़ा है, तो अब देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होता है। अगर टू इक्वल एंड अपोजिट पुश फोर्स हम किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि हमने इस बॉडी पर पुश फोर्स अप्लाई कर दी है, और अगर बॉडी डिफॉर्म होती है, अगर बॉडी का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उसको बैलेंस कर लेगा तब तो ठीक है, नहीं कर पाता है तो ये बॉडी क्या होगी, डिफॉर्म होगी। किस तरह से डिफॉर्म होगी, देखिए इस तरह से होगी। इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो हमने मान ली L1 इज इक्वल टू L, ये ओरिजिनल लेंथ ले ली हमने। ठीक है, और कंप्रेस होने के बाद, डिफॉर्म होने के बाद अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी कम हो गई, देखिए ये हो गई L2, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम L माइनस डेल एल। डेल एल कम हो गई है, ठीक है, इतनी जो लेंथ है वो कम हो गई, तो L माइनस डेल एल हो जाएगा। तो ओरिजिनल लेंथ हो गई L, फाइनल लेंथ हो गई L माइनस डेल एल। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेन की डेफिनेशन वही है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ।
तो देखिए जो डायमेंशन जिस डायमेंशन में चेंज हुआ है उसी का ओरिजिनल लेंथ लेंगे, तो दो सेम डायमेंशन का रेशो करेंगे हम। द रेशो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द डायमेंशन अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, इस फोर्स की लाइन में कौन सी लेंथ, कौन सी डायमेंशन है, लेंथ, ठीक है। इस फोर्स की डायरेक्शन में, इस फोर्स की डायरेक्शन में कौन सी डायमेंशन है, ये वाली, ठीक है। तो डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द डायमेंशन अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो ये देखिए डिक्रीज इन लेंथ कितना हो गया, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, तो L2 माइनस L1, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है L1, तो L2 माइनस L1 अपॉन L1 हो जाएगा। तो ये देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेन हो गया L2 माइनस L1 अपॉन L1। L2 की जगह आप रखते हैं L माइनस डेल L, ये रख दिया मैंने, और लेंथ बिफोर डिफॉर्मेशन हो गई L, इसको हम अगर, ये तो देखिए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, माइनस डेल L अपॉन L। देखिए वहाँ पर अगर हम टेंसाइल स्ट्रेन की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेन में देखिए क्या बच रहा था, टेंसाइल स्ट्रेन में पॉजिटिव डेल L बाई L बच रहा था, ठीक है, पॉजिटिव डेल L बाई L है ये, तो ये पॉजिटिव स्ट्रेन है। और अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेन की बात करें, क्योंकि इसमें लेंथ रिड्यूस हो रही है इसलिए ये क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन इज टेकन एज नेगेटिव, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द शेयर स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेस की। ये लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ जो फोर्सेस हैं वो लीनियर नहीं है। ये दोनों फोर्स क्या हैं जो इस पर लग रहे हैं बॉडी पर, वो है पैरेलल फोर्स। अगर एरिया के पैरेलल या एरिया के टेंजेंशियल दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं जो कि पैरेलल हैं, लाइन में नहीं है, ठीक है, तो उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ देखिए व्हेन टू इक्वल opposite and parallel forces acting tangential to the surface area of the body, तो ये surface area है, ठीक है। इस surface area पर मैंने क्या किया, forces लगा दिए, कौन से, tangential force। तो ये देखिए मैंने ये tangential force लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, और अगर हम इसकी बात करें तो एक यहाँ लगा दिया इधर, ठीक है। तो एक तो इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया, तो दो इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग टेंजेंशियल टू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, एंड इफ द सरफेस टेंड्स टू स्लाइड। अब क्या होगा, ये जो सरफेसेस हैं ये एक दूसरे पे स्लाइड करने लग जाएंगी, और स्लाइड होकर कैसे हो जाएंगी, ये ऐसे हो जाएंगी। देखिए ये तो इसकी ओरिजिनल थी, ये तो इसकी ओरिजिनल शेप है, लेकिन जैसे हमने इस पर फोर्सेस लगाए टेंजेंशियल, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाए, तो अब क्या होगा, एक लेयर दूसरी लेयर पर स्लाइड करेगी और इसकी जो शेप है वो इस तरह की हो जाएगी। तो पहले देखिए, पहले शेप थी, ओरिजिनल शेप थी ABCD, लेकिन बाद में फोर्सेस लगाने के बाद इसकी जो शेप हो गई वो गई AB डैश C डैश D। तो पहले रेक्टेंगल था, अब पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर इस बॉडी की शेप ही चेंज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ शेयर स्ट्रेस के कारण, शेयर फोर्सेस के कारण बॉडी की शेप चेंज हो जाती है। तो इस शेप चेंज को हम किस तरह से इंडिकेट करेंगे, देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। और अब कितना हो गया, अब इतना हो गया 90 + 5। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ एंगल चेंज हुआ है। कितना एंगल चेंज हुआ है, देखिए बाद का एंगल माइनस पहले का एंगल, तो बाद का एंगल कितना था 90 + 5, और पहले का एंगल कितना है 90, तो कितना हो गया 5, ठीक है। तो ये जो 5 एंगल चेंज है ये किसके कारण हुआ है, ये हुआ है शेयर फोर्सेस के कारण, ठीक है। तो अगर इस तरह का डिफॉर्मेशन होता है तो इस लोड को हम कहेंगे शेयर लोड, दैट इज कॉल्ड शेयर लोड। तो ये जो अप्लाइड फोर्सेस हैं ये होंगे शेयर फोर्सेस, और इनके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा ये होगा शेयर स्ट्रेस। और अगर बॉडी डिफॉर्म होती है तो उस डिफॉर्मेशन को हम कहेंगे शेयर स्ट्रेन, और वो शेयर स्ट्रेन कितना होगा
फाई के इक्वल। तो पहले हम स्ट्रेस की बात करें तो इंड्यूस स्ट्रेस इन द बॉडी इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस को हम कैसे लिखेंगे, शेयर फोर्स, ये जो इस फोर्स की जो वैल्यू है वो P हो गई, और जिस एरिया पे ये लग रही है, ये जो एरिया है, जिस एरिया पर हमने इसको अप्लाई किया है, ये हो गया शेयर एरिया। शेयर एरिया को हमने एस ले लिया, ठीक है। देखिए लोड अपॉन शेयर एरिया, तो ये हो जाएगा शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ से। सिंबल मैं आपको बता दूं, लीनियर स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा में आपके सिग्मा तो टेंसाइल होता है और एक कंप्रेसिव होता है। शेयर स्ट्रेस को हम टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे, टाउ, टाउ कहते हैं इसको, ठीक है, इसको टाउ से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और शेयर स्ट्रेन को हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, है। तो शेयर स्ट्रेन के बारे में आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये हो गया शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन को हम स्टूडेंट लिखेंगे फाई से, फाई से लिखेंगे हम इसको, ओके। तो ड्यू टू शेयर लोड, अब इस शेयर लोड के कारण अगर बॉडी डिफॉर्म होती है, इस तरह से डिफॉर्म होती है, पहले बॉडी इस तरह की थी, हमने इस पर शेयर स्ट्रेस लगाया, शेयर फोर्स लगाया, शेयर फोर्स के कारण बॉडी में क्या आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया। किस तरह का, बॉडी आपकी इस तरह हो गई, बॉडी इस तरह से हो गई। तो देखिए फोर्सेस के कारण, इस फोर्स के कारण ऊपर की जो लेयर्स हैं वो इधर चली गई एक दूसरे पर स्लाइड करती हुई, और इस फोर्स के कारण नीचे की लेयर्स इधर चली गई, तो इसका शेप ऐसा बन गया। तो देखिए अगर हम इन लेयर्स को देखें, देखिए लेयर स्लाइड कर रही है आगे की तरफ, और नीचे वाली लेयर स्लाइड कर रही है पीछे की तरफ, हाँ। तो ये देखिए ये वाली लेयर्स तो आगे की तरफ जा रही हैं और ये वाली लेयर्स पीछे की तरफ जा रही हैं। ये देखिए ये वाली लेयर्स पीछे की तरफ जा रही है, ये देखिए। तो ऊपर के फोर्स के कारण आगे की लेयर्स, ऊपर के फोर्स के कारण ऊपर की लेयर इधर चली गई, नीचे के फोर्स के कारण क्योंकि फोर्स इधर था वो इधर चली गई। तो एक तरह से क्या है, बॉडी का शेप चेंज हो गया। तो ये जो डिफॉर्मेशन है, दिस डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड शेयर डिफॉर्मेशन, ठीक है। और शेयर डिफॉर्मेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, शेयर स्ट्रेन से। तो शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको हम एंगुलर डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि एंगल चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है, देखिए मैंने आपको बताया भी था लास्ट स्लाइड में, यहाँ बिफोर डिफॉर्मेशन इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल कितना था, 90 डिग्री। आफ्टर डिफॉर्मेशन क्या हुआ, आफ्टर डिफॉर्मेशन इन दोनों साइड के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 + 5। हमने इसको 5 मान लिया, ये 5 इतना एंगल का चेंज आया है, ठीक है। तो चेंज इन एंगल कितना हो गया, चेंज इन एंगल हुआ है एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। चेंज इन एंगल कितना हो गया, चेंज इन एंगल हो गया 90 + 5, ये तो बाद का एंगल है, और पहले का एंगल 90 था, तो कितना आया 5, दैट इज कॉल्ड चेंज इन एंगल, इसलिए हम इसको कहेंगे एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो शेयर फोर्स के कारण, शेयर डिफॉर्मेशन के कारण कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का एंगल चेंज हो गया यहाँ पर, इसलिए हम इसको एंगुलर डिफॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेन इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब इस फाई की वैल्यू को मैं कैसे निकालूंगा, तो यहाँ देखिए आप, इसको हम ले लेते हैं ए बी सी, सॉरी सी और डी, ये तो ओरिजिनल साइज हो गया इसका, और आफ्टर डिफॉर्मेशन हो गया ए बी डैश सी डैश और डी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखिए आप, ए बी बी डैश में, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये देखिए ये ट्राइंगल है ए बी बी डैश, tan फाई अगर मैं निकालूं तो tan फाई कितना हो जाएगा, tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये इस ट्राइंगल के लिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो एंगल है जिसके लिए मैं ज्योमेट्रिकल रिलेशन लिख रहा हूँ, इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो फाई के सामने वाला क्या हो गया, अपोजिट बी बी डैश, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया बेस, ठीक है। तो बी बी डैश अपॉन ए बी,
बी बी डैश अपॉन ए बी, tan phi। और अगर phi की वैल्यू बहुत कम होती है तो tan phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, phi, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इफ phi इज वेरी स्मॉल देन tan phi इज इक्वल टू phi। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan phi की जगह मैं phi रख दूंगा तो ये आप हमारे पास आ गया एंगल। तो आप क्या करेंगे, phi इज इक्वल टू, इस डिफॉर्मेशन को नोट कर लेंगे कि ये डायमेंशन कितनी आगे गई, बी बी डैश को हम नोट कर लेंगे, ए बी इसकी ओरिजिनल साइज है, ओरिजिनल शेप है, तो ये तो हमें पता है, ये तो नॉन है, ये तो नॉन क्वांटिटी है, तो ए बी हमें पता है, बी बी डैश हम नोट कर लेंगे, बी बी डैश अपॉन ए बी, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा शेयर स्ट्रेन। तो इस लेंथ का और इस लेंथ का अगर मैं रेशो करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, शेयर स्ट्रेन की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब इतना डिफॉर्मेशन इस बॉडी में हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब अगर किसी बॉडी, अभी तक हमने देखे कि एक ही पेयर फोर्सेस का बॉडी में लग रहा था, चाहे हम टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें, चाहे हम शियर स्ट्रेस की बात करें। अब अगर किसी बॉडी पर हम मल्टीपल डायरेक्शन से फोर्सेस लगाएं, जैसे बलून ले लें, बलून में अगर हम बात करते हैं, ये देखिए, अगर किसी बॉडी पर मैंने मल्टीपल डायरेक्शन से फोर्स लगाए हैं तो अब बॉडी, और अगर बॉडी कंप्रेसिबल है यानी कंप्रेस हो सकती है, तो बॉडी क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। कितनी कंप्रेस हो गई, पहले इसका वॉल्यूम था v, अब इसका वॉल्यूम हो गया v माइनस डेल्टा v, डेल्टा ले लेते हैं इसको, ये हो गया v माइनस डेल्टा v, ठीक है। पहले वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम था v, और मल्टीपल फोर्सेस के कारण इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, और कितना हो गया, v माइनस डेल्टा v। तो देखिए v1 तो हो गया ओरिजिनल v, और v2 हो गया v माइनस डेल्टा v, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो गया, चेंज इन वॉल्यूम, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन v1। ये देखिए चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम आफ्टर डिफॉर्मेशन माइनस वॉल्यूम बिफोर डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो v2 माइनस v1 अपॉन v1। v2 माइनस v1 अगर आप निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, v2 माइनस v1 आप करिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस डेल्टा v, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अगर v2 माइनस v1 अगर हम करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस डेल्टा v अपॉन v। अब माइनस क्यों आया है, क्योंकि देखो कंप्रेशन हो रहा है इसमें, तो कंप्रेशन के केस में नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। डायमेंशन अगर इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव आता है, डायमेंशन डिक्रीज होती है तो नेगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायमेंशन, इसकी सारे डायमेंशन डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। और वॉल्यूम चेंज होकर कितना रह गया, v माइनस डेल्टा v हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे। तो व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेस on its faces, then there will be change in its dimensions which will cause change in the volume of the body, ठीक है। It is called volumetric deformation। और volumetric deformation को हम किस तरह से लिखेंगे, the ratio of changes in the volume to the original volume, that is known as volumetric strain। तो volumetric strain अभी हमने सारे फोर्स कंप्रेसिव टाइप के लगाए हैं, कंप्रेसिव टाइप के लगाए हैं, इसलिए ये होगा कंप्रेसिव स्ट्रेन, सॉरी सारे फोर्सेस हमने कंप्रेसिव टाइप के लगाए हैं, इसलिए यहाँ पर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया है वो नेगेटिव आया है, ठीक है। अगर आप फोर्सेस इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से आउटवर्ड फोर्स लगा रहे हैं हम, तो आउटवर्ड फोर्स में क्या होगा, बॉडी अगर एक्सपांड हो सकती है तो वो एक्सपांड हो जाएगी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो जाता है तो नेगेटिव डिफॉर्मेशन आएगा, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाता है तो पॉजिटिव वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम।
तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस और स्ट्रेन के बारे में। तो 3 तरह के हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़े हैं। एक तो लीनियर स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेन। तो लीनियर में 2 तरह के आएंगे, टेंसाइल और कंप्रेसिव। एक हमने पढ़ा है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल में क्या होगा, टेंजेंशियल में आएगा शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन, क्योंकि इसमें फोर्सेस लीनियर नहीं होते, पैरेलल होते हैं और उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। उनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होती है। और तीसरा आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आपके आता है मल्टीपल डायरेक्शन से अगर आप फोर्स लगाते हैं तो बॉडी का वॉल्यूम चेंज होता है, इसलिए उसमें वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन आएगा। वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन का मैं एग्जांपल लूँ आपको, जैसे बलून है, स्पंज है। बलून को आप कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एयर होती है जो कि कंप्रेस हो जाएगी। स्पंज है, स्पंज के अंदर भी एयर गैप होते हैं, स्पंज के अंदर एयर होते हैं, इसलिए आप उसको अगर आप कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम मेटल वगैरह की बात करें तो मेटल वगैरह में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं और इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। इनके बीच मॉलिक्यूल के बीच में गैप बहुत ही कम होता है। तो जब आप इनको चारों ओर से अगर आप फोर्स लगाएंगे तो इनके वॉल्यूम में माइन्यूट सा चेंज आएगा, यानी नेग्लिजिबल चेंज आएगा। तो सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल मतलब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप नहीं होता है, इस कारण उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। जैसे अगर हम कहें स्टील की बार लें, स्टील का ब्लॉक ले लें और स्टील के ब्लॉक पे आप चारों तरफ से फोर्सेस लगाएं तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज हो, बहुत जब हाई फोर्सेस आप लगाओगे तो उसका वॉल्यूम माइन्यूट सा चेंज होगा, नेग्लिजिबल चेंज होगा। तो वॉल्यूम चेंज उन्हीं बॉडीज़ के होते हैं जो कि कंप्रेसिबल होते हैं, जो कि कंप्रेस हो सकती हैं और एक्सपांड हो सकती हैं, उनके वॉल्यूम चेंज होंगे। बाकी बॉडीज़ के बहुत माइन्यूट से चेंज होंगे। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड है। देखिए कौन कौन सी होगी, इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशनशिप को बताता है। उसके बाद हम बात करेंगे लेटरल स्ट्रेन की और देन पॉइजन रेशो की। तो स्टूडेंट, इन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट, आप मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे मेरा मोटिवेशन उतना ही बढ़ेगा और आपके लिए मैं नए नए वीडियो लाता रहूँगा। नमस्कार।